मेरा नाम तन्मय है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हमारे परिवार में मेरे माता पिता, एक भाई, एक बहन और मैं हूँ। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, इसलिए परिवार में मुझे बहुत प्यार मिलता था। मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे, लेकिन उनकी सेहत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी, जिससे उनका काम पर ध्यान कम हो गया था। वे एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करते थे और उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन मुझे अब उनकी मदद करने की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने एमए किया हुआ था, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी आसानी से मिल गई। मैं शुरू में यह नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे अपने खर्चों के लिए काम करना जरूरी था। नौकरी लगने के बाद मेरे पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके कंधों से थोड़ी जिम्मेदारी कम हो गई थी। मेरे भाई बहनों की पढ़ाई और बहन की शादी की तैयारी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। स्कूल में मुझे 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाता और कभी उन पर गुस्सा नहीं करता था, इसीलिए बच्चे मुझे अपना पसंदीदा टीचर मानने लगे थे। एक दिन जब मैं बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था, एक 14 साल की लड़की जो मेरी कक्षा की छात्रा थी, मेरे पास आई। उसने बिना झिझक कहा, सर, मेरी शादी आपसे ही होगी। मैं पहले तो यह सुनकर चौंक गया और सोचा कि शायद मैंने गलत सुना हो। लेकिन जब उसने दोबारा वही बात दोहराई तो मैं हैरान रह गया। उसकी बात में इतनी सच्चाई और आत्मविश्वास था कि कुछ समय के लिए मैं स्तब्ध रह गया। मैंने नायरा से कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? वह एक मासूम चेहरे वाली लड़की थी जिसका नाम नायरा था। उसने फिर से कहा, सर, आपकी शादी मुझसे होगी, मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरे दूल्हे बनोगे। यह सुनकर मैं हंस पड़ा। उसकी बात को मजाक समझते हुए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे डांटा भी नहीं। बस उसे वापस उसकी जगह पर भेज दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। वह बच्ची थी, इसलिए मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब भी मैं उसे देखता, उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगती। मैं बस मुस्कुराकर रह जाता। नायरा बहुत इंटेलिजेंट और खूबसूरत थी और क्लास की सबसे होशियार लड़की थी। बाकी शिक्षकों की तरह मेरी भी नजरें उसकी तरफ थीं, लेकिन मेरे पढ़ाने का एक उसूल था कि मैं सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करता। किसी बच्चे को उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर दूसरों से तुलना नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी इस तरह के अनुभव से गुजरा था। मैंने नायरा की बात को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि वह बच्ची थी और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसकी मासूमियत ने मुझे हंसाया जरूर था। छुट्टी के समय मैं स्कूल से निकलकर जल्दी घर पहुंच गया। घर आकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया और उनसे पूछा, माँ, आप तो आराम कर रही थीं, क्या हुआ? माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हारे कमरे में आई हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्या जरूरी था जिसके लिए उन्होंने अपना आराम छोड़ दिया। मैंने उनसे कहा, बताइए माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? माँ फिर से मुस्कुराई और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और तुम्हारे पिता को भी तुम्हारा जवाब चाहिए। अब मैं और भी उलझ गया था। माँ ने कहा, दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। हम लड़की वालों को जवाब देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी मर्जी पूछने आई हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान से है और तुम्हारे पिता को सब कुछ पसंद आ गया है। मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई है। अब मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ ताकि हम उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकें। माँ की ये बात सुनकर मैं और भी हैरान हो गया था। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
अभी मेरी नौकरी को सिर्फ 1 साल हुआ है और मैं पहले अच्छी तरह से कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। माँ ने जवाब दिया, बेटा जरा अपनी माँ का भी ख्याल करो। तुम्हारी बहन अभी छोटी है और पढ़ाई करने जाती है। घर के सारे काम का बोझ मुझ पर ही है और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रही कि मैं अकेले सब काम कर सकूं। तुम्हारी बहन सारा दिन स्कूल और ट्यूशन में व्यस्त रहती है और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। अगर बहू आ जाएगी तो मेरा भी साथ हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं जीते जी अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की शादी देखे बिना इस दुनिया से चली जाऊं। मैंने माँ की सारी बातें सुनकर कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी तरफ हैरानी से देख रहा था और अचानक मुझे नायरा की बात याद आ गई, जिसने आज कहा था कि मेरी शादी उसी से होगी। तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, लेकिन अब असल में मेरी शादी की बातें होने लगी थीं। माँ ने फिर कहा, कहाँ खो गए हो बेटा? मुझे जल्दी से जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जवाब दे सकूं। माँ की बात पर मैं चौंक कर होश में आया और कहा, नहीं माँ, मैं कुछ और ही सोच रहा था। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर भरोसा भी था। मैंने माँ से कहा, आप जो भी मेरे लिए फैसला करेंगी मैं उसी में खुश हूँ। मुझे यकीन है कि आप और पिताजी मेरे लिए कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। मेरी माँ मेरा जवाब सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गईं। उन्होंने कहा, तुम आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठकर स्कूल भी जाना है। मैं माँ की बातों को सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था और सबसे ज्यादा लाडला भी था। घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे छोटे भाई बहन भी मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैंने उन्हें भी उसी स्कूल में दाखिला दिलाया था जिसमें मैं पढ़ाता था। शुरुआत में मैंने टीचिंग सिर्फ अपने शौक के लिए शुरू की थी। असल में मैं कोई और काम करना चाहता था, लेकिन फिलहाल ये नौकरी काफी थी। मैंने सोचा था कि भविष्य में अगर कोई और अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो टीचिंग छोड़कर उस काम में लग जाऊंगा। लेकिन फिलहाल घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे और पिताजी की कमाई से घर अच्छे से चल रहा था। स्कूल में जॉब करते हुए मुझे 1 साल हो गया था और मेरे पिता मेरी इस नौकरी से बहुत खुश थे। उन्हें गर्व था कि मैंने जल्दी ही जिम्मेदारियों को समझ लिया था। अब मुझे 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की स्थायी जिम्मेदारी मिल गई थी। मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाता और कभी भी उन पर गुस्सा नहीं करता था। स्कूल के सभी लोग और छात्र मुझसे बहुत इज्जत से पेश आते थे। मेरे पिता को इस बात की खुशी थी कि मैं अपनी काबिलियत से यह नौकरी कर रहा था और जल्द ही मेरी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि 7वीं कक्षा के बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं और मैंने इस जिम्मेदारी को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया था। नायरा एक बार फिर मेरे पास आई और उसी दृढ़ता से कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। मैं उसकी बात सुनकर फिर से हंस पड़ा और सोचा, वह बच्ची है, बच्चे अक्सर ऐसी बातें करते हैं। मैंने उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया जैसे हमेशा करता था। इसी बीच मैंने अपने माता पिता को शादी के लिए हाँ कह दी थी और लड़की वालों तक मेरा जवाब पहुंच चुका था। माँ ने बताया कि कुछ दिनों बाद लड़की वाले मुझे देखने घर आने वाले थे और मैंने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली थी। आज भी मैं स्कूल में 7वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहा था जब नायरा फिर मेरे पास आई और वही बात दोहराने लगी, सर मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। इस बार मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, मगर फिर से हंसकर उसे टाल दिया। सोचने लगा कि वह बच्ची है और उसकी बात का क्या जवाब दूं। उसने अपनी बात कहने के बाद वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और मैं भी बाकी बच्चों में व्यस्त हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में यह साफ हो गया कि नायरा अपनी बात पर कितनी अडिग थी।
वह रोज मेरे पास आकर वही बात दोहराती, मेरी शादी आपसे ही होगी। पहले तो मैं उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता था, लेकिन अब स्थिति असहनीय हो गई थी। मेरी सहन शक्ति की सीमा खत्म हो रही थी और मुझे लगने लगा था कि किसी दिन मैं उस पर गुस्सा कर बैठूंगा। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रोज रोज यही बात कहती है, और वह भी बिना किसी कारण। एक दिन जब वह फिर से वही बात कहने आई तो मैं बेहद परेशान हो चुका था। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नायरा बेटा, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते हैं। मगर उसने फिर वही बात कही जैसे वह हमेशा कहती थी। अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैंने गुस्से में उसे डांटा और कहा, कल तुम अपने पापा को स्कूल लेकर आना। उसका मासूम चेहरा देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसकी रोज रोज की एक ही बात से मैं तंग आ चुका था। मुझे लगने लगा था कि अब इस स्थिति को गंभीरता से संभालने का वक्त आ गया है। मैंने गुस्से में नायरा से कहा कि वह अपने पापा को स्कूल लेकर आए, तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, सर मेरे पापा स्कूल नहीं आ सकते। मैं चाह रहा था कि उसके पापा को बुलाकर उनकी बेटी की हरकतों के बारे में बताऊं, ताकि वह उसे समझा सकें कि इस तरह की बातें बच्चे नहीं किया करते। नायरा मेरी बात तो नहीं समझ रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वह अपने पापा की बात जरूर मान लेगी। मैंने थोड़ा गुस्सा दबाकर नरमी से पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते? नायरा ने मासूमियत से कहा, सर मेरे पापा लाचार हैं, दोनों पैरों से चल नहीं सकते। आप ही हमारे घर आकर उनसे मिल लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। यकीन नहीं हो रहा था, मगर नायरा 7वीं कक्षा में थी और इतनी बड़ी थी कि झूठ नहीं बोल सकती थी। शायद उसके पापा सच में लाचार थे, तभी वह ऐसा कह रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया और फैसला किया कि आज स्कूल की छुट्टी के बाद मैं उसके घर जाकर उसके पिता से मिलूंगा। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं जरूरी कागजात उठाकर बाहर निकल आया। नायरा मेरे साथ थी, क्योंकि उसे भी याद था कि मुझे उसके घर जाना है। हम सड़कों और गलियों से होते हुए लगभग 10 मिनट तक पैदल चलते रहे। आखिरकार हम उसके घर पहुंचे। घर छोटा और पुराना था। मैं नायरा के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। दीवारें काफी पुरानी और खौफनाक लग रही थीं, जैसे किसी पुरानी फिल्म का सेट हो। यह देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और नायरा के पिता को देखने के लिए इधर-उधर नजर दौड़ाई। मगर घर में न तो नायरा की मां दिख रही थी और न ही उसके पिता। यह देखकर मैं और परेशान हो गया। मैंने नायरा से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सामने वाले कमरे में हैं। मैं उस कमरे की ओर देखने लगा। पहले भी मैंने उस कमरे में झांका था और वह खाली था। मुझे शक हो रहा था, लेकिन फिर सोचा, एक बार और देख लेने में क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरे होश उड़ गए। पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पलटकर देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई। सामने एक मोटी औरत खड़ी थी जो गुस्से में मुझे घूर रही थी। मैंने घबराकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दरवाजा खुला हुआ था, मगर नायरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह औरत दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वह कौन थी मैं नहीं जानता था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मैं अंदर तक डर गया था। अब मुझे यहाँ आकर पछतावा हो रहा था। मैंने आखिर क्यों नायरा की बात मान ली थी? मेरे मन में बस यही डर था कि कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाऊं। तभी उस औरत ने कहा, मैं नायरा की माँ हूँ और अब तुम्हारी नायरा से शादी होने वाली है। यह सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो आप? उस औरत ने गुस्से से मेरी ओर देखते हुए कहा, नीची आवाज में बात करो और चलो तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जाए। मैंने गुस्से में कहा, आप औरत हो इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ।
आप अपनी 14 साल की बेटी की जबरन शादी मुझसे कैसे कर सकती हैं? वह 14 साल की बच्ची है और मैं 24 साल का हूँ। वैसे भी मेरी शादी तय हो चुकी है। अगर अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक है तो उसकी उम्र के किसी लड़के को तलाश लो। गुस्से से भरे लहजे में यह कहकर मैं तेजी से बाहर जाने लगा। मगर अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक किसी ने पीछे से कोई भारी चीज मेरे सिर पर मार दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिर में इतना तेज दर्द हुआ कि लग रहा था जैसे सिर फट रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो नायरा की मां के हाथ में एक डंडा था। उन्होंने मेरे सिर पर वही डंडा मारा था। दर्द असहनीय था और अगले ही पल मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब होश आया तो सिर में भयानक दर्द हो रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे और जो चीज मेरे सिर पर मारी गई थी उसका असर अभी तक था। मेरी आंखें भारी हो रही थीं और मैं दर्द से कराहते हुए सिर दबाने लगा। जब थोड़ा आराम महसूस हुआ तो बेहोश होने से पहले का मंजर आंखों के सामने घूमने लगा। मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि मैं एक अंधेरे वीरान से कमरे में था। मेरी कमर भी बुरी तरह से दर्द कर रही थी। कमरे में हर तरफ कबाड़ बिखरा हुआ था और वहां से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। यह वही घर नहीं था जहां नायरा मुझे लाई थी। यह तो कोई और ही जगह थी। अब मुझे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि आखिर मैंने नायरा की बात क्यों मानी। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। वह अब तक परेशान हो गई होगी। मुझे नहीं पता था कि कब से इस कमरे में बंद हूँ, लेकिन एक ही बात मेरे मन में बार बार घूम रही थी कि मैंने क्यों उसकी बात पर भरोसा किया। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर मुझे अंदाजा होता कि इस घर में आकर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं कभी यहाँ ना आता। लेकिन सारी बात यही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने जब अपना फोन देखना चाहा तो पाया कि वह मेरे पास नहीं था। इसका मतलब वह औरत मेरा मोबाइल ले जा चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर जोर से दरवाजा पीटकर चिल्लाने लगा, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हार मानकर मैं खुद ही थककर बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। मुझे ख्याल आया कि मेरे घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे। वे मुझे गायब पाकर ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। यह औरत कौन थी और मेरे साथ यह सब क्यों कर रही थी? कहीं वह मुझे मारना तो नहीं चाहती थी। लेकिन फिर याद आया कि वह तो मुझसे अपनी बेटी की शादी कराने की बात कर रही थी, पर मैं इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं हो सकता था। मैं ऐसा इंसान नहीं था जो इस तरह की हरकतें करता। मेरे स्कूल में भी बहुत सी लड़कियां पढ़ती थीं। हमारा स्कूल इंटर तक था और वहां जवान लड़कियां भी थीं, लेकिन कभी भी मैंने नजर उठाकर किसी को नहीं देखा था। मेरा उनके साथ बस पढ़ाई तक का ही मतलब था। मैं अपने स्टूडेंट्स की बहुत इज्जत करता था, उनसे हमेशा तमीज से बात करता था। तो फिर मैं कैसे नायरा जैसी 14 साल की बच्ची से शादी कर सकता था? समय का कोई अंदाजा नहीं था। बाहर दिन था या रात मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। कितनी देर मैं उस कमरे में बंद रहा इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। कभी मैं लेट जाता तो कभी उठकर बैठ जाता। भूख इतनी लग रही थी कि सहा नहीं जा रहा था। लेकिन वह औरत जिसे नायरा अपनी माँ कह रही थी, मुझे इस कमरे में कैद करके छोड़ गई थी और फिर वापस मुड़कर मेरी कोई खबर तक नहीं ली थी। यही सब सोचते सोचते मैं थक कर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसे उसने मेरे सामने रखकर कहा, यह लो, खाना खा लो। मुझे भूख तो बहुत लगी थी, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप वह बैग ले लिया।
मैंने औरत से पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? वह गुस्से से बोली, अब बहस करने की हिम्मत मुझ में नहीं बची है। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गई। जब मैंने उसे याद दिलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें धोखे से बुलाया ताकि तुम्हारी और नायरा की शादी करवा सकूं। अब यह पेपर पकड़ो और इन पर साइन कर दो। उसने गुस्से में शादी के कागज और पेन मेरी तरफ बढ़ा दिया। वह मेरी कोर्ट मैरिज कराना चाहती थी। मैंने उसके कहने पर वे पेपर हाथ में लिए और जब पढ़ा तो मैं भड़क उठा। वह शादी के कागजात थे जिन पर पहले से किसी लड़की के साइन थे जो शायद नायरा के थे। मैंने गुस्से में कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपनी छोटी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो? यह पाप है। तुम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती, वह अभी नाबालिग है। तुम जानती हो कि नाबालिग की शादी करवाना गैरकानूनी है। तुम इस वजह से गिरफ्तार हो सकती हो। जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम उसकी शादी नहीं कर सकती। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि स्थिति बहुत नाजुक थी। उस औरत ने गुस्से से कहा, वो मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहूं उसके साथ कर सकती हूं। अगर वो नाबालिग है तो क्या हुआ? लेकिन तुम तो बालिग हो, इसलिए चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दो। तुम्हारी माँ ने नहीं किया तो अब तुम्हें अपनी माँ का वादा पूरा करना ही होगा। मैंने विरोध करते हुए कहा, मेरी माँ ऐसा वादा कभी नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। इस पर वह औरत गुस्से से भड़क गई और बोली, तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि उसने मुझसे ये वादा किया था? तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी। वह बात कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर बात की और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं कल फिर आऊंगी और मुझे हर हाल में इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह धमकाते हुए बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। आखिर ये औरत कैसी बातें कर रही थी? अब मुझे सच्चाई जानने की बेहद जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता था कि आखिर नायरा की माँ उसकी शादी मुझसे क्यों करवाना चाहती है। मैंने खाना खाया और रात बड़ी बेचैनी में कटी। वह औरत मुझे सिर्फ एक बार खाना देकर चली गई थी, शायद इस उम्मीद में कि मैं उसकी बात मानकर पेपर्स पर साइन कर दूं और उसकी बेटी से शादी कर लूं। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था कि वह कभी भी ऐसा वादा नहीं कर सकती। अगले दिन कमरे का दरवाजा फिर से खुला, लेकिन इस बार अंदर कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। शायद वह नायरा का पिता था। उसने बिना पूछे ही खुद को मेरे सामने पेश किया, मैं नायरा का पिता हूँ और वह औरत जिसने तुम्हें यहाँ रखा है मेरी पत्नी है। वह आदमी लगभग 40 साल का दिख रहा था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र करीब 35 साल रही होगी। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया। बिना किसी सवाल का जवाब दिए उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। वह व्हीलचेयर पर आगे बढ़ रहा था और मैं पैदल उसके साथ था। वह मुझे उस घर से बाहर निकालकर कई गलियों से होते हुए लगभग 20 मिनट बाद एक और घर में लेकर गया। यह घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिला था। बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से भी उतना ही सुंदर और व्यवस्थित था। वह मुझे एक कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने मुझसे कहा, फ्रेश हो जाओ। मैंने उसके कहने पर हाथ मुंह धो लिया और उसके सामने बैठ गया। तभी उसने बाहर आवाज लगाई, निकिता बेटा खाना लेकर आओ।
थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत और जवान लड़की हाथ में खाने की ट्रे लेकर कमरे में आई। वह आदमी बोला, यह मेरी बेटी निकिता है। तुम खाना खाओ, तुम्हें इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और उनसे इस घर में लाने की वजह पूछी। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। तुम डरो नहीं और बेफिक्र होकर मेरे घर का खाना खा सकते हो। काफी समय से भूखा होने के कारण मैंने पहले पेट भरकर खाना खाया। खाना बेहद स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद निकिता ट्रे उठाकर बाहर चली गई। तब उस आदमी ने बोलना शुरू किया, मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी को माफ कर देना। वह मुझसे माफी मांगते हुए हाथ जोड़ने लगा। मैंने उसके हाथ पकड़कर इनकार किया और सिर हिलाते हुए उसे माफी मांगने से रोक दिया। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी पत्नी जो कुछ कह रही थी कि मेरी और नायरा की शादी तय है, क्या वह सच है? उसने सिर हिलाकर मेरी बात की पुष्टि कर दी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने कहा, यह पूरा सच नहीं है। मैं उलझन में उसे देखने लगा। अगर यह पूरा सच नहीं था, तो पूरा सच क्या था? शायद यह सवाल मेरी आंखों में साफ झलक रहा था। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा, क्योंकि पिछले कई घंटों की इस परेशानी का कारण यही था और मुझे सच जानने का पूरा हक था। वह आगे बोलने लगा, मेरी शादी मेरी पत्नी संगीता से हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी बचपन की सहेलियां थीं और उनकी उम्र में केवल 1 साल का फर्क था। तुम्हारी माँ की शादी के बाद सबसे पहले तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ बेहद खुश थीं, क्योंकि तुम लड़के थे। 4 महीने बाद मेरी बेटी निकिता का जन्म हुआ, जो अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। मेरी पत्नी संगीता थोड़ी निराश थी, क्योंकि उसे लड़का चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ ने तब वादा किया कि वह निकिता को अपने बेटे तन्मय के लिए मांग लेंगी। इस वादे से मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। तुम्हारी माँ शायद वह वादा भूल गई, लेकिन मेरी पत्नी उसे आज तक याद रखे हुए है। वह अभी तक उस वादे को नहीं भूली है। निकिता को भी बचपन से बताया गया था कि उसका रिश्ता तन्मय के साथ तय हो चुका है। जैसे जैसे निकिता बड़ी होती गई, उसकी माँ उसे यही बात बताती रहती थी, तुम्हारा रिश्ता तन्मय से पक्का है, इसलिए कभी किसी और लड़के के बारे में मत सोचना। इस वजह से निकिता ने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। वह बचपन से ही तुम्हें अपने होने वाले पति के रूप में देखती आ रही है। मैं हैरान होकर सुनता रहा। उसने आगे कहा, मैं एक बैंक में काम करता था। मैंने निकिता को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। कई साल बाद मेरी छोटी बेटी नायरा का जन्म हुआ। वक्त बीतता गया, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। धीरे धीरे हमारे परिवारों का मेलजोल भी कम होता गया। निकिता को तुम्हारे बारे में सब पता था और वह इस रिश्ते से बहुत खुश थी। लेकिन जब वह 18 साल की हुई, तो मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें चली गईं। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वह रुककर बोला, यह एक्सीडेंट तुम्हारे पिता की गाड़ी से हुआ था। वह चाहता तो मुझे अस्पताल ले जा सकता था, मेरी मदद कर सकता था, लेकिन तुम्हारा पिता मुझे वहीं छोड़कर भाग गया। अगर उसने मदद की होती, तो शायद आज मैं इस तरह से लाचार नहीं होता। जब मेरी पत्नी को इस बात का पता चला कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारे पिता का हाथ है, तो उसके दिल में बदले की आग जल उठी। पति की मोहब्बत और दोस्ती की कस्में अब दागदार हो चुकी थीं। मेरी पत्नी ने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में तुम्हारी शादी निकिता से कराकर रहेगी, ताकि शादी के बाद निकिता उस घर की बहू बने और तुम्हारी माँ को परेशान करने के बहाने ढूंढे। उसकी योजना थी कि झगड़े लड़ाई के जरिए तुम्हारे पिता की सारी जायदाद निकिता के नाम करवा ले।
यह सब कुछ मेरी पत्नी ने सिर्फ बदला लेने के लिए सोचा था। मेरी बेटी निकिता, जिसकी इस साजिश में कोई गलती नहीं थी, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थी। निकिता बहुत सीधी साधी और समझदार है, वह अपनी माँ की तरह चालाक नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मेरी बेटी ने साफ तौर पर अपनी माँ से कह दिया था कि वह शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे तुम्हारे परिवार को कोई परेशानी हो। निकिता बचपन से ही तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन वह कभी भी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगी। बदला लेने की आग सिर्फ उसकी माँ के दिल में है, निकिता के नहीं। निकिता इस बदले की साजिश से सबसे ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वह तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। लेकिन जब उसने अपनी माँ की इस योजना को मानने से इनकार कर दिया, तब मेरी पत्नी ने नायरा को अपना दूसरा हथियार बना लिया। उसने सोचा कि एक बेटी से काम नहीं चला, तो वह दूसरी बेटी की शादी कराकर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मेरी पत्नी ने जानबूझकर नायरा का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में कराया और उसे रोज सिखाती थी कि वह टीचर के पास जाकर तुम्हारे बारे में क्या कहना है। नायरा अपनी माँ के कहने पर ही तुमसे उन बातों को कहती थी। उसकी माँ की यह सोची समझी योजना थी कि तुम उसकी बातों में फंस जाओ और किसी तरह से यहाँ आ जाओ, ताकि वह बाद में जबरदस्ती तुम्हारी शादी नायरा से करवा सके। निकिता इस साजिश में शामिल नहीं थी, इसलिए मेरी पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को मोहरा बना लिया। वह अब नायरा की शादी तुमसे कराने के लिए किसी भी हद तक जा चुकी है। मेरी पत्नी बदले की आग में अंधी हो चुकी है और पागलों जैसी हरकतें कर रही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद थक चुका हूँ। अब मैंने तुम्हारे सामने सारी सच्चाई खोलकर रख दी है। यह जो घर है, यह हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें कैद किया गया था, वह हमारा पुराना मकान है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी के सिर पर बदले का भूत सवार है और वह किसी भी हालत में तुम्हारे माता पिता से अपना बदला लेना चाहती है। उस आदमी की सारी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। यह सब एक बदले की कहानी थी, जिसके चलते मुझे कैद में रखा गया था। उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम अब आजाद हो। उसकी बात सुनकर मैं तेजी से अपने घर की ओर बढ़ गया। मेरे घर वाले मेरे गुमशुदा होने पर बेहद परेशान थे और मुझे सही सलामत देखकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वे भी मेरी तरह चौंक गए। उन्हें उस औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। पिताजी ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली। उन्होंने कहा कि वे निकिता के पिता से माफी मांगने के लिए तैयार हैं और जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। मेरी पूरी फैमिली नायरा के घर चली गई। जब हम नायरा के घर पहुंचे तो उसकी मां अपने पति पर बरस रही थी कि उन्होंने मुझे आजाद क्यों किया। मेरे पिताजी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन पिताजी ने नायरा के पिता से माफी मांगी। जब नायरा के पिता ने अपनी पत्नी को समझाया तो वह समझ गई। उनकी शर्त यह थी कि मैं निकिता से शादी कर लूं। मैं उनकी इस शर्त पर राजी हो गया। कुछ दिनों बाद मेरी शादी निकिता से हो गई। मेरी माँ और नायरा की माँ के बीच पहले वाली दोस्ती दोबारा से बहाल हो गई। हम दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। निकिता बहुत अच्छी लड़की थी और मुझे उसे देखते ही पसंद आ गई थी। मैंने निकिता की जिम्मेदारी उठाई और अब मैं अपनी पत्नी निकिता के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ हमेशा निकिता को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हैं। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं था। इसी तरह सब कुछ ठीक हो गया और अब हम सब मिलकर बहुत खुश हैं। हम सब अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं, जिसमें न तो कोई गम है और न कोई चिंता। अब हम नायरा को पुरानी बातें बता कर चिढ़ाते हैं,
वह बेचारी बहुत शर्माती है क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर किया था। मैं अब भी स्कूल में ही नौकरी कर रहा हूँ। मेरी शादी के बाद मेरी माँ और निकिता की माँ के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई है। अब नायरा भी काफी बड़ी हो गई है। अक्सर जब बचपन की बातें याद आती हैं, तो हम हंस हंस कर उसे तंग करते हैं। जिंदगी में हमें कभी भी बदला लेने के लिए इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाले को इतना परेशान कर दें कि कोई और सजा भुगते। याद रखें कि कभी भी ऐसा फैसला ना करें जो आपके बच्चों की जिंदगी पर बुरा असर डाले। नायरा की मां ने उसे हमेशा गलत सीख दी थी, अपना बदला किसी और से लेने के लिए। हमें कभी भी इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि बच्चे अपने बचपन में ही बिगड़ जाएं। बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करें, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश न करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।